नमस्कार दोस्तों, वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को जो है बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए जो है सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में लेकर आए हैं। और इस वीडियो में जो है हमने प्रश्नों की संख्या जो है 25 से बढ़ाकर जो है 50 कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हम आपको जो है शाम तक 25 वीडियो सामान्य विज्ञान के भी देंगे, जिससे आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 75 प्रश्न जो है पूरे हो जाएंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो समाचार पत्र या फिर अखबार निकाला गया था उसका नाम क्या था। आप सभी को पता होगा, केसरी नामक जो है अखबार निकाला जाता था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो यहाँ से देखिए कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के नेता थे, और बाल गंगाधर तिलक ने जो है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। तो ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा बाकी अगर हम ऑप्शन देखें तो युगांतर पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो युगांतर पत्रिका का जो संपादन किया था वो किया था वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। और बंदी जीवन तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बंदी जीवन किसने यानी जो बंदी जीवन पत्रिका थी वो किसने निकाला था। तो सचिंद्र नाथ सान्याल, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है बंदी जीवन जो है पत्रिका निकाली थी। तो आपका यहाँ पर सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया। देखिए, असहयोग आंदोलन आप सभी को पता है कि 1920 में प्रारंभ किया गया था। वापस क्यों ले लिया गया, क्योंकि देखिए चौरी चौरा में जो हिंसा हुई थी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसा हुई, इसलिए 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 का सी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला है तीसरा प्रश्न, निम्न को काल क्रमानुसार जो है लगाना है और कोट से सही उत्तर देना है। तो देखिए, दांडी मार्च कब हुआ था। तो दांडी मार्च का जो सन है हमारा हो जाएगा 1930। 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक ये चला था दांडी मार्च। दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1905 में। तो इनमें से सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी। स्वदेशी आंदोलन यानी कि 4 जो सबसे पहले हुआ। उसके बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि 2। उसके बाद दांडी मार्च यानी कि 1, और उसके बाद होगा भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 3। तो 4 2 1 3 जो है यानी कि ऑप्शन नंबर 2 4 2 1 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके 4 प्रश्न जो है क्लियर हो गए। अगला है चौथा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए, पहला लिखा हुआ है विपिन चंद्र पाल। तो विपिन चंद्र पाल के द्वारा कौन सा यहाँ पे सूची सम्मिलित करना है। देखिए, तो विपिन चंद्र पाल ने जो है न्यू इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया, न्यू इंडिया। अरविंद घोष की बात करें तो अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम का संपादन किया। ब्रह्मो बांधव उपाध्याय की बात करें तो इन्होंने जो है संध्या नामक पत्रिका का संपादन किया, और मोहम्मद अली ने कॉमरेड का जो है संपादन किया था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 1 3 4 और 2। तो ऑप्शन आपने देख लिया, यहाँ पर आप जो है मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। इसमें भी जो है सम्मिलित करना है। पहला लिखा हुआ है कि चूक का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति। तो आप सभी को पता होगा कि जो राज्य हड़प की नीति थी वो किसकी थी। लॉर्ड डलहौजी की। सही आंसर क्या हो जाएगा। एक हमारा राज्य हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से था। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में 16 अक्टूबर को जो है इसको घोषित किया गया। तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल में दोहरा शासन किसने शुरू किया। तो जो बंगाल में दोहरा शासन था वो शुरू किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, दोहरा शासन। और सामाजिक सुधार से संबंध किसका है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक सुधार। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव, और सामाजिक सुधार जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर सारा पॉइंट क्लियर हो गया। 6 नंबर प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के समय में दिल्ली का जो है शासक कौन था। तो बक्सर के युद्ध में औरंगजेब नहीं था, बहादुर शाह प्रथम नहीं थे। ऑप्शन अगर हम अगला देखें तो बहादुर शाह जफर नहीं थे, शाह आलम द्वितीय जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और भारत में कौन कौन था, देखिए अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो, आप नाम याद रखिए, हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेजों की तरफ से था। और इधर से कौन था, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के जो है शासक आप कह लीजिए शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय उस समय दिल्ली के शासक जो है थे। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए कर्पूर मंजरी हर्ष ने लिखा है, बिल्कुल नहीं, हर्ष ने कर्पूर मंजरी नहीं लिखा है। इसके अलावा मालविकाग्निमित्र कालिदास बिल्कुल सही है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त बिल्कुल सही है, सौंदरानंद अश्वघोष बिल्कुल सही। तो हमारा सही सुमेलित एकमात्र नहीं है ऑप्शन नंबर ए। जो कर्पूर मंजरी है वो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम हर्षचरित की बात करें तो हर्षचरित किसने लिखा है, बाणभट्ट ने। और हर्ष ने भी 3 रचनाएं लिखी है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये भी हर्ष की रचना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सुमेलित नहीं है। 8वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाखदत्त ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य ने क्या लिखा है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा है और कल्हड़ ने जो है राजतरंगिणी लिखा है। जैसे दिल्ली राजतरंगिणी से जो है कल्हड़ के जम्मू कश्मीर के शासकों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अगला है 9वां प्रश्न, गुप्त शासक जिसने हूणों को पराजित किया था वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने हूणों को पराजित किया। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें समुद्रगुप्त को, तो देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। यह वीणा वादन में जो है निपुण था समुद्रगुप्त, वीणा वादन में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है फाहयान भारत आया था, ये भी आप याद रखिए। फाहयान कब भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। और हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। और रामगुप्त कौन था, तो ये समुद्रगुप्त का पुत्र था रामगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को पराजित किया था। 10वां प्रश्न है, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। देखिए जौ गेहूँ, ये तो प्रारंभिक, जौ गेहूँ चावल ये सब तो प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य यहीं से मिले। तो इसकी जो खेती है प्रारंभ से की जा रही है, लेकिन मक्का की खेती जो है 15वीं सदी के बाद भारत में प्रारंभ हुई। तो जो मक्का था वो 13वीं और 14वीं सदी में भारत में खेती नहीं होती थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए गुलबर्गा में जामा मस्जिद सही है, मालवा में जहाज मस्जिद है, ये महल सही है, जौनपुर में अटाला मस्जिद सही है, अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम सही नहीं है। देखिए जो कुव्वत उल इस्लाम है वो दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम कहाँ पर है, दिल्ली में। और इसकी स्थापना जो है 1192 में की थी। किसने की थी, मोहम्मद गौरी ने की थी, आप याद रखिए। इसके बाद 1192। और अजमेर में क्या है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा था 1427 में, ये आपका सही हो जाएगा। 1427 में, माफ़ कीजिएगा 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था, ये भी सही है। और 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो है लड़ा गया था अकबर के द्वारा, ये भी सही है। जो बल्ख का युद्ध है वो जहांगीर ने नहीं लड़ा था। बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा लड़ा गया था। तो यहाँ पर जहांगीर नहीं शाहजहां होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 13वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो प्रस्तावना में कौन सा क्रम सही है, आपको क्रम पहचाना तो सही हो जाएगा। भारत जो है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्या है, लोकतंत्रता, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तो बाद में जोड़े गए थे, आपको सभी को पता होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 3 शब्द जोड़ा गया था बाद में। अगला है 14वां प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। देखिए राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है क्योंकि राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा का उल्लेख है और 81 में जो है लोकसभा का उल्लेख है। तो राज्यसभा क्या होता है, स्थायी सदन होता है, इसलिए ये कभी भंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए। तो यदि विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहता है तो वह विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। तो 15 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी,
अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल को त्यागपत्र देगा, राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, और भारत के राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देंगे, तो भारत के उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। ये सारा आप याद रखिए। 16वां प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किस वर्ष की जनगणना पर? तो देखिए 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा के लिए जो सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर जो है निर्धारित किया गया, और ये 2026 तक जो है इसी प्रकार से जो है चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला है 17वां प्रश्न, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि वह कितना वोट प्राप्त न कर सकता है? यदि कोई प्रत्याशी 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह अपना जमानत खो देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 1/6 नहीं दिया हुआ है। 18वां प्रश्न है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो जो डीपीएसपी है वो मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है ये आपको बताना। देखिए लिखा है कि पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए है। मतलब पूर्वोक्त का मतलब नीति निर्देशक तत्व और बाद में के लिए है मौलिक अधिकार। तो क्या ये पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए है? देखिए ये तो गलत है। दूसरा, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, ये भी गलत है। तीसरा दिया है कि पूर्वोक्त प्रवर्तनीय है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय, निर्देशक प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय। देखिए ये बिल्कुल सही है। जो नीति निर्देशक तत्व है वो इनका जो है कोर्ट में जो है कोई भी दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों का जो है दावा केंद्र जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में किया जा सकता है। तो ये प्रवर्तनीय, डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं होते हैं और मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं। ये जो है बिल्कुल सही है। मौलिक हमारे जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से 35 तक रखे गए हैं और डीपीएसपी जो है 36 से 51 तक रखे गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से है। दल बदल विरोधी कानून। और 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है दल बदल विरोधी जो है अधिनियम बनाया गया और आर्टिकल संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए भारत की अगर भाषाओं की बात करें तो 7वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन जो है 5वीं अनुसूची में है। और न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो आर्टिकल आप 9 कह लीजिए, भूमि सुधार। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन जो वाली जो बात आती है वो आर्टिकल आपका हो जाता है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 के तहत जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। 20वां प्रश्न है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका अंश है? तो जो भूमि विकास बैंक है यह एक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है और यह एक सहकारी उधार जो है ढांचा है। सही आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आप याद रखिए। आप 21वां प्रश्न है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, यानी कि भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी किस प्रकार की है? तो भारत में जो अधिकांशतः बेरोजगारी है वो कृषि में है और कृषि में जो है छुपी बेरोजगारी होती है। क्या होती है? छुपी बेरोजगारी होती है। 22वां प्रश्न है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था कहाँ पर? तो भारत में जो पहला पन बिजली शक्ति केंद्र है वो शिव समुद्रम। देखिए शिव समुद्रम कहाँ पर है? कावेरी नदी। शिव समुद्रम जो है जल विद्युत केंद्र कावेरी नदी पर 1905 में बनाया गया था। कब? 1905 में। कोयना जो है कोयना नदी पर है। भाखड़ा नंगल कहाँ पर है? सतलज नदी पर जो है बनाया गया है। 23वां प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? देखिए पहला पंचवर्षीय योजना कब चला? 1951 से 56 तक। दूसरा कब चला? 1956 से लेकर 61 तक। तीसरा कब चला? 1961 से लेकर 1966 तक। लेकिन 3 पंचवर्षीय योजना के बाद जो है एक गैप लिया गया। कब से कब? 1966 से लेकर 1969 तक। तो 1966 से 69 के बीच का जो समय होता है इसी को योजना अवकाश कहते हैं और इसी बीच में जो है हरित क्रांति वगैरह जो है इसमें जो है चलाया गया था 66 से 69 के बीच में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का। देखिए जैसे कि भारत की यदि बात करें तो भारत में डॉलर मिलना मुश्किल है, भारत में डॉलर मिलना दुर्लभ है, इसलिए भारत के लिए डॉलर दुर्लभ हो गया। तो जो विदेशी देशों के विकसित देशों की मुद्राएं होती हैं, विकसित देशों की मुद्राएं, उसे हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है किस नदी के तट पर? तो 25 नंबर का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। गंगा गंडक के संगम पर जो है सोनपुर का मेला लगता है और ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है।
भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला। 26वां प्रश्न है, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1891 में और वर्तमान में से राष्ट्रीय महत्व का जो है स्मारक घोषित किया गया है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार के भूगोल से कुछ संबंधित प्रश्न है। बिहार की सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से नहीं लगती है, चीन से नहीं लगती है, म्यांमार से नहीं लगती है, नेपाल से लगती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार विस्तृत है कहाँ पर? कर्क रेखा के उत्तर में। बिल्कुल से देखिए, कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है बीच से। उत्तर में आपका बिहार है और नीचे आपका जो है क्या हो जाएगा, दक्षिण में क्या है आपका झारखंड है। तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में झारखंड आपका करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो कौन सा ये जिला है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करता है और नेपाल को भी स्पर्श करता है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है शहर दिया हुआ है, तो इसको सुमेलित करना है। देखिए, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है गया में है। देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गया में, इसलिए आप गया याद रख लीजिए, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है? तो भीम बांध जो है वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर हो जाएगा? मुंगेर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। राजगीर यानी कि जो है पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा नालंदा में। कहाँ पर? नालंदा में। और रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो रजौली वन्यजीव अभयारण्य आपका हो जाएगा नवादा में। इस प्रकार से आपका 30 नंबर का अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ए का 4 करेक्ट हो जाएगा, बी का 3 करेक्ट हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। 31वां प्रश्न है, बिहार में प्रथम रेलमार्ग का निर्माण कब हुआ? देखिए, बिहार में प्रथम रेलमार्ग का निर्माण तब हुआ जब कोलकाता से मुगल सराय के लिए जो है रेलवे लाइन बिछाई गई। तो जब कोलकाता से मुगल सराय के लिए जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो 1860 से 62 के बीच में जो है बिहार में भी जो है रेल लाइन बिछाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और भारत में पहली बार रेल कब चली? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार जो है रेलवे सेवा जो है भारत में स्टार्ट हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह की जब भी बात करेंगे तो कांडला से हो जाएगा। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। और जो कांडला है आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? कांडला एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो देखिए, आणविक खनिज के संचित भंडार के रूप में जो थोरियम का भारत में सर्वाधिक भंडारण मिलता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम के भंडारण में भारत प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? देखिए, जब भी कपास उत्पादन की बात आएगी तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। सबसे नंबर 1 पे इस समय गुजरात है कपास उत्पादन में। कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं, आप याद रखिए। कपास को क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना भी कहते हैं कपास को। और ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, जी हाँ, सोया स्टेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए 35वां, बाघों का प्रमुख टाइगर रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो जो प्रमुख टाइगर रिजर्व सरिस्का है राजस्थान में अवस्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य है? तो केवला देव कहाँ पर है? केवला देव हो गया घाना, केवला देव घाना। इसके अलावा रणथंभौर जो है कहाँ पर है? वो भी यहीं पर है। सरिस्का हो गया आपका, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और क्या है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कान्हा हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, ये सब जो है कान्हा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, ये सब जो है आपके मध्य प्रदेश में है। और उत्तराखंड में सबसे प्रमुख क्या है? जिम कॉर्बेट हो गया, जिसका नाम जो है जिम कॉर्बेट का नाम रामगंगा नेशनल पार्क करने की बात की जा रही है। तो ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देखिए 36वां प्रश्न, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए, वन क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका जो है मध्य प्रदेश सर्वाधिक जो है हो जाएगा। और किस राज्य के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला है 37वां,
भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? लैगून जो है खारे पानी की झील होती है और ये विशालतम जो है चिल्का झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेम्बनाड कहाँ पर है? वेम्बनाड जो है आपका केरल में हो जाएगा। पुलिकट कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। और कोलेरू कहाँ पर है? कोलेरू जो है आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चिल्का कहाँ पर हो गया आपका? चिल्का भी जो है आपका उड़ीसा में आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 38वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जो है? तो भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ न्यूनतम जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला है 39वां, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया और कहाँ चला गया? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चला गया और वहाँ पर संलेखना विधि से जो है उसने अपना प्राण त्याग दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख जो है लिखे गए हैं किस भाषा में, यानी किस लिपि में? ग्रीक लिपि में भी ये मिलते हैं, खरोष्ठी में भी मिलते हैं, अरमाइक में भी मिलते हैं, संस्कृत में नहीं मिलते हैं। तो केवल 1, 2, 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जो है दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 42वां है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक जो है भूख सूचकांक जो है हंगर इंडेक्स में जो है भारत को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? 101 नंबर जो है भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा की सरकार के द्वारा जो है हाल ही में मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। 44वां प्रश्न देखिए, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? देखिए हाल ही में भी केंद्र सरकार में सहकारिता विभाग बनाया गया और इसके पहले मंत्री बने हैं हमारे वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह के पास ही जो है सहकारिता मंत्रालय भी है और ये देश के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट है कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर बनेगा? गुजरात में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 46वां प्रश्न, हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है? तो बिहार के दरभंगा और सुपौल में जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी कि जो तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है वो बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला है 47वां, बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किन के द्वारा किया गया? तो जो दीदी की रसोई का उद्घाटन है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 48वां है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए आप सभी को पता होगा अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और हमारा 49वां प्रश्न है, रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे 49 का देवानंद। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा येन है? तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट जो है डिस्कस किए। 50 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हमने आपके लिए लगातार जो है रेगुलर अब स्टार्ट कर दिया है वीडियो देना। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो आपको जो है वीडियो की संख्या में जो है वृद्धि भी देखने को मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों अब हम आपसे पूछते हैं आज का प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। तो हमारा आज का प्रश्न है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और डेट भी अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जिसको भी इस प्रश्न का उत्तर पता है आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।